हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। और आज का दिन खबरों के लिहाज से सबसे बड़ा आकांक्षा, जैसा आप जानते हैं और तमाम दर्शक भी जानते हैं, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में खरगोन हिंसा के बाद जिस तरह का पूरा माहौल है, उससे जुड़ा हुआ प्रशासन के सामने चैलेंज है आज के तमाम प्रोसेशन को, जुलूस को शांतिपूर्वक ढंग से निकालना। आज पूरे देश में 4 ऐसी सीटें, एक लोकसभा समेत, जिसमें आप ये कह सकते हैं रिजल्ट की बारी है, और 4 अलग अलग स्टेट में इन रिजल्ट्स को हम पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरा फोकस छत्तीसगढ़ की सीट रहने वाली है, छत्तीसगढ़ की खैरागढ़। तो खैरागढ़ सीट के ऊपर जिस तरह से नतीजे आएंगे, उससे आगे 2023 में पार्टी अपनी अपनी दिशा तय करेंगे। आज 3 बड़े सवाल हैं, जैसा आकांक्षा आपको बता भी रही हैं, हमारे तमाम सहयोगी बता रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के जितने प्रतिनिधि जुड़े हुए थे, वो भी आज भी अभी भी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। तो आज 3 बातें, क्या कांग्रेस पार्टी उनके विकास के दावे प्रदेश में अभी भी स्वीकार्य हैं? क्या उनके विकास के ऊपर जनता मोहर लगाती है? हालांकि एक सीट का नतीजा ये डिसाइड कभी नहीं करता, लेकिन अब की बार हवा पूरा इसी तरह से बनाई गई कि जनता यहां से परिवर्तन की बयार शुरू करेगी, यहां से जवाब देना शुरुआत करेगी। नंबर दूसरी बात ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी का ये दावा कि अब वे उठ खड़े हुए हैं और अब वे सरकार के खिलाफ अपनी तमाम बातों को, या सरकार ने जो सत्ता में आने से पहले वायदे किए थे, उस वायदा खिलाफी के लिए जो उन्होंने माहौल बनाया था, उसका असर दिखेगा? इसका भी अंतर आज आपको समझ में आएगा। तो बीजेपी के लिए मैसेज कि उनको आगे एक तरफा चुनाव दिखना है या उनको पूरी तरीके से टफ फाइट देनी, तो ये भी आज डिसाइड हो जाएगा। तीसरा, जेसीसीजे का राजनीतिक भविष्य के तौर के ऊपर भी आकलन आज जरूर, खैरागढ़ चूंकि सीट उनकी थी तो लोग बात कर सकते हैं, जनता कर सकती है, आगे उनका किस तरीके से फ्यूचर रहने वाला है या किस दिशा में, या उनके बहुत सारे नेता जैसे अलग अलग पार्टियों में जाकर वैसे भी शामिल हो चुके हैं। जिस तरह से उस पार्टी का उदय हुआ था, जैसे उस पार्टी ने जीत हासिल की थी पिछले चुनाव में, तब से अब तक काफ़ी कुछ बदल चुका है। तो ये सारे अहम विषय हैं जिनके ऊपर हमारी नज़र रहने वाली है। फिर याद दिला दें कि न केवल खैरागढ़ के रण के ऊपर, बल्कि देश में 1 लोकसभा 4 विधानसभा सीटें जो हैं, इनमें बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत भी आज सामने आएगी खुलकर, राजनीतिक किस्मत सामने आएगी खुलकर, जिस पे हमको पता चलेगा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। जो खैरागढ़ में मतदान का और मतदान के बाद में जो माहौल का जायजा लेकर आप तक पहुंचा रहे थे, आज वे मतगणना के बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि मतगणना कैसे शुरू होगी या किस तरीके से शुरू होगी, कहां मतगणना की व्यवस्थाएं की गई, ये सब आपको बताया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर शशांक शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, वे भी यहाँ आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। शशांक जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूँगा, क्योंकि आज जैसा मैंने बताया कि रिजल्ट का दिन है और आज बहुत बड़े बड़े दिग्गजों का फैसला राजनीतिक तौर पर होने वाला है किस्मत का, और खैरागढ़ से भी ये जो 3 इंपॉर्टेंट बातें, अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें। देखिए, ऐसा है कि ये चुनाव वैसे तो संगठन के लिए मायने नहीं रखते, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनकी न सरकार बनने वाली जीतने से, न कांग्रेस पार्टी हारकर कोई उसको कुछ खोना चाहती है। ये व्यक्तिगत चुनाव है, ये पर्सनल आधारित चुनाव है, इसमें व्यक्तियों को बहुत प्रभावित करने वाला चुनाव है। इसका परिणाम व्यक्तियों को प्रभावित करेगा, संगठन को और विधानसभा में जो सीटें हैं उसको मुझे लगता है कोई प्रभावित नहीं करेगा। ये इस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन व्यक्तिगत चुनाव के साथ साथ, जैसे छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में दोनों पार्टियों के दिग्गजों ने इस मंच पर भी जहां बैठे हैं, यहां आकर भी स्वीकार किया, और पूरी डिबेट या पूरी बहस का जो मुद्दा था वो इसी आधार के ऊपर सेट हुआ कि साहब, जो आपने विकास के दावे किए, जैसा सरकार करती है और हर सरकार करती है, और विपक्ष कहता है कि साहब ये सारे दावे खोखले हैं, मैक्सिमम वायदे आपके अधूरे हैं। तो वायदे पूरे हुए या वायदों पर आज भी जनता को भरोसा है? किसानों का बड़ा मुद्दा बनाया तो किसान खुश हैं या किसान नाराज हैं? जिला बनाने की घोषणा क्या टर्निंग पॉइंट साबित हुई या केवल एक चुनावी गिमिक जनता ने माना? इन सब चीजों का भी आंसर जनता देगी और उससे प्रदेश में एक मैसेज और एक माहौल बनेगा। मानते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पुनीत जी। देखिए, ऐसा है कि उपचुनाव में वैसे भी माना जाता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको एक अपर हैंड मिलता है, क्योंकि सारी मशीनरी उसके पास होती है। दूसरा, अगर उस चुनाव की हार जीत से सत्ता के परिवर्तन में अगर कोई बड़ा फेरबदल नहीं होता है, तो ऐसे में उपचुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा जो उत्सुकता है, रुझान है, वो जनता में होता है, ना पार्टियों में होता है।
इस चुनाव की बड़ी विशेषता है कि जिस प्रकार से जनता के मन में उत्साह दिखा कि 80%, 78 कुछ प्रतिशत लोग भीषण गर्मी में मतदान करने बाहर निकले। इतनी भीषण गर्मी में जिस प्रकार से खंदक की लड़ाई मानते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो जमकर टक्कर दी इस जगह पर, वो बताता है कि ये चुनाव के कुछ और भी मायने हैं। ये केवल एक उपचुनाव नहीं है, इस चुनाव से आगामी 15 महीने की राजनीतिक जो दिशा है, एक मार्ग है, वो प्रशस्त होगा। और इसलिए इस चुनाव पर पूरे प्रदेश की जनता की नज़र है। पुनीत जी, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 1988 में वो भी ख से शुरू होने वाला एक उपचुनाव था, वो खरसिया का उपचुनाव था जी। और वहां पर अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव लड़े थे और दिलीप सिंह जुदेव भाजपा की तरफ से चुनाव लड़े थे। मैं उस समय का जो माहौल था ना, उसी माहौल को इस चुनाव में देख रहा हूं। और उस चुनाव के बाद भी हालांकि जीत तो कांग्रेस की हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता वहां जाके जिस प्रकार से चुनाव लड़े थे, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक वातावरण तैयार हो गया था और अगले ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो ये चुनाव भी मुझे 1988 के खरसिया चुनाव की तरह नजर आता है, जिसमें जीत हार किसी की भी हो, लेकिन एक राजनीतिक वातावरण तैयार करने में सफल हो गया है। चलिए ठीक है, तो ये आज का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसा बता रहे हैं कि 88 का चुनाव शशांक जी ने बताया कि इसकी भी याद दिलाता, लेकिन और भी कई मायनों में आज का दिन बहुत खास है। मैं चलिए, तो हम आगे भी आपको मध्य प्रदेश की खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। रुक कर लेते एक बार फिर से खैरागढ़ का। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं खैरागढ़ के ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्टार जुड़े हैं लाइव, और वहीं सौरभ भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जी स्टार, जानकारी दीजिए। देखिए, खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मतगणना केंद्र के बाहर हम मौजूद हैं और पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है। हमारे साथ 2 प्रत्याशी मौजूद है और आपको बता दूं कि IBC 24 की टीम इस स्पेशल कवरेज के लिए यहाँ पे राजनांदगांव पहुंची हुई है। और अब सबसे पहले JCC के प्रत्याशी नरेंद्र सोनी जी, उनसे बात करते हैं। मतगणना शुरू हो चुकी, क्या आप कहेंगे, बताइए आप लोग। देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पैसे का जो दुरुपयोग हुआ है वो आज पता चलेगा किसके पक्ष मतदाता मतदान कर रहे हैं। और रही जिला की बात, तो जिला बन के रहेगा और जिला बनाएंगे हम। चलिए, ये अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो घोषणा की गई थी। सौरभ, तमाम आपने कैंपेन भी देखा, यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम भी देखे, क्या कुछ कमेंट करेंगे? और कोमल जंगल जी आपके साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए, पहली बार तो भाजपा जो है फाइट में नजर आई। चौथा उपचुनाव था 2018 के बाद। और खैरागढ़ में चूंकि कोमल जंगेल अभी हमारे साथ जो है मौजूद हैं, और कोमल जंगेल का एक व्यक्तिगत छवि जो है सबसे ज़्यादा असर डाला है पूरे खैरागढ़ में। हम जो है चाहे सालेवारा, छुई खदान, खैरागढ़ शहर या फिर बाजार अतरिया ऐसे जगहों की बात करें तो कहीं ना कहीं इनका व्यक्तिगत जो लोगों से मिलनसार है। इससे पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो लोगों से मिलना जुलना लगातार रहा है। अब हम सीधे उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या लगता है आपको कि इस मिलनसार का आपको फायदा मिलेगा? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। लोगों से मेरा सीधा संपर्क, आना जाना, मुलाकात, उसका फ़ायदा मुझे मिलेगा। और इस चुनाव में जिस तरह से मुझे लोगों का एक समर्थन और आशीर्वाद मिला है, तो निश्चित तौर से इसका लाभ मुझे मिलेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है कांग्रेस ने खेला कि जिला बनाने का, और कहीं ना कहीं मैं सभी जगहों पर गया हूं, तो हमारी टीम भी गई, और तो लगता है कि कहीं ना कहीं जिले का असर है। मतदाता चाहते हैं कि जिला चाहिए, तो उसको क्या लगता है कि उससे कहीं कांग्रेस को फायदा होगा? रिजल्ट के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने दुरुपयोग किया है शासन का, प्रशासन का, अधिकारी कर्मचारियों का उपयोग करके, और कई प्रकार के गलत प्रोपोगंडा और गलत ढंग से लालच दे करके मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया है। इसी तरह से जिला बनाने का भी ये जो घोषणा है, सिर्फ घोषणा मात्र है। इसका असर ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका निर्णय जनता कुछ ही देर में जब परिणाम आएगा तो बता देगी। जी, एक लास्ट और सवाल था आपसे। अगर यहाँ पर भाजपा जीतती है तो आपको क्या 3 फैक्टर लगेंगे जिसके कारण आपकी जीत हो रही है, और हार होती है तो क्या 3 फैक्टर रहेंगे जिसके कारण हार हुई है? निश्चित तौर से जीत की ही बात है, हार की बात नहीं करूंगा। जीत का ही है। जीत में सबसे बड़े मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का जो मजबूत ढांचा बूथ लेवल तक के है,
जिसका फ़ायदा हमको मिल रहा है। दूसरा, केंद्र की जो गवर्नमेंट है, जिनकी अनेक योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही है। तीसरा है, प्रदेश में जो गलत ढंग से सरकार चल रही है, कांग्रेस की सरकार गलत नीति और गलत घोषणा करके सरकार चला रही है, जनता को कोई लाभ इससे नहीं मिल रही, इसका फ़ायदा मुझे मिलेगा। ठीक है, आप तो ये जीत की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर हार हो जाए सपोज जो है, तो उसको लेकर क्या लगता है कि यहाँ पे चूक हुई थी तो उसको पूरा किया जाना था? इस विषय में अभी नहीं बोलूंगा, चूंकि मैं जीत के ही राह पर चल रहा हूँ। जी, तो आपने सुना कोमल जंगेल को, जिनका कहना है कि मैं जीत रहा हूँ और काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, और पिछले कई चुनाव कैंपेनिंग में हमने इनको देखा कि वास्तव में ये लोगों से जब मुलाकात करते थे तो एक चेहरे पे दिखता था कि वो कॉन्फिडेंस है। स्टार अगर कुछ और हो। सौरभ, एक चीज है, इस चुनाव से बीजेपी कांग्रेस की तो जीत तय होगी, जो भी है वो रहेगा। जेसीसी का भी इसमें भविष्य तय होगा, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। जो 2018 में चुनाव हुआ तो उसमें आप लोगों ने अच्छी खासी सीट जीती थी। अब समीकरण थोड़े बदल रहे हैं, तो क्या लगता है आपको अभी आगे? देखिए भैया, मैं आपको बताऊं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पैसे का जो दुरुपयोग हुआ है यहाँ पर, वो स्पष्ट रूप से हर बूथ में सुनने में आ रहा है कि 2 लाख रुपए पहुँचाया गया। कार्यकर्ताओं से मैं पूछना चाहूँगा या उनको बोलना चाहूँगा कि आप उस पैसे का हिसाब लीजिए कि वो वाकई पैसा बांटे या नहीं बांटे हैं। ये असंतुष्टि है राज्य सरकार के, जो राशियों का दुरुपयोग भरपूर हुआ है यहाँ पर। चाहे दारू देख लो, चाहे कपड़ा देख लो, चाहे नगद की राशि का देख लो, ये भरपूर इस्तेमाल किया गया है इस चुनाव में। तो मैं नहीं समझता कि जनता उससे प्रभावित होगी। जनता का जो निर्णय रहेगा हमको स्वीकार है। पार्टी का क्या भविष्य होगा, इसके आगे क्या दिशा तय होगी? मतलब देखिए, हमारी पार्टी जो है निरंतर सेवा के लिए है और निरंतर हम सेवा करते रहेंगे। और हमारी जो भविष्य है, हमारी जो हमने अपने संघर्ष को चुना है, हम संघर्ष करेंगे जनता के लिए। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी बातें किया। आपको सुरक्षा के भी इंतजाम की व्यवस्था दिखाते हैं यहाँ पर। ट्रिपल लेयर सुरक्षा बनाई गई है यहाँ पर। और देख सकते हैं कि पीछे जो मतगणना केंद्र वहाँ पर है, लेकिन उसके पहले ट्रिपल लेयर की सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस प्रकार से जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं इस उपचुनाव को लेकर, वो ये बता रहा है कि कहीं भी लाइटली में नहीं लिया जा रहा था इस चुनाव को, ना प्रशासन ने लिया है। क्योंकि जिस प्रकार का माहौल खैरागढ़ में देखने को मिला, जहां वहां पर प्रचार के लिए तमाम दिग्गज नेता पहुंचे थे, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, तो ये एक वजह है कि इस मतगणना में भी बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है। इसलिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। बिल्कुल स्टार, समझा जा सकता है कि अभी जो नतीजों का आज दिन है, लेकिन उससे ठीक पहले भी जो तमाम प्रत्याशी हैं वो अभी भी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और उनको लगता है कि इस बार जो रिजल्ट्स आएंगे वो उनके ही हिस्से में रहने वाले हैं, उनके ही तरफ आज रुझान रहेगा। स्टार, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत भी स्टूडियो नंबर 2 से जुड़े हुए हैं। पुनीत, आपने भी सुना कि क्या कुछ कहना है तमाम प्रत्याशियों का। रिजल्ट्स आज क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम जो प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, और जैसा कि हमारे योगी सौरभ सिंह परिहार ने पूछा भी कि अगर हार हो जाती है तो आप क्या फैक्टर्स मानते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि हार हमें मंजूर नहीं है, हम जरूर जीत हासिल करेंगे ही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आकांक्षा, और जैसा मैंने शुरू में ही कहा ना कि आज तीनों दलों के लिए एक बड़ा मैसेज निकलने वाला है। और जैसा स्टार बात कर रहे थे, जेसीसीजे के प्रत्याशी नरेंद्र सोनी, उनसे भी हमने बातचीत की, कोमल जंगेल से भी बात की। हालांकि कोमल जंगेल अब की बार बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और बड़ी बात यह कि वो अभी भी कहते हैं कि मैं हार अपनी क्यों स्वीकार करूं, या हार के बाद क्या होगा इस पर मैं क्यों बात करूं। हमारे साथ में यहाँ जो वरिष्ठ पत्रकार है शशांक शर्मा जी, हम भी इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या वास्तव में इससे निकलने वाले जो बड़े बड़े मैसेज हैं शशांक जी, और कोमल जंगेल स्पेशली चौथी बार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी उन पर विश्वास कर रही है। चौथी बार उन्होंने पार्टी ने उनको आगे किया हुआ है। पिछली बार मार्जिन बड़ा ही कम रहा था उनका हारने का, अब की बार पासा तकरीबन पलटा हुआ बीजेपी के मुताबिक, दावे के मुताबिक रहा है। आज के बाद में या आज जो भी नतीजे आने वाले हैं, इसके बाद में जैसे आपने भी शुरुआत की कि चेहरों को लेकर के आज बड़ा दांव लगा है। उधर पश्चिम बंगाल में आप देख लें, आसनसोल देख लें, शत्रुघ्न सिन्हा हो या फिर बाबुल सुप्रियो हो, ऐसे बड़े बड़े चेहरे दांव पर लगे। तो इधर कोमल जंगेल जी की भी बात मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा। आपको लगता है जो आपने शुरुआत की थी कि चेहरों की लड़ाई है और चेहरों के अस्तित्व को लेकर के एक बातचीत है, कोमल जंगेल जी को सुनने के बाद कुछ कॉमेंट करेंगे आप इस पर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं पुनीत जी। देखिए, चेहरों की जब मैं बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का खुद का अपना एक जो है दांव पे लगा है, क्योंकि वे लगातार कह रहे हैं कि अगले चुनाव के लिए विधायक चिंता न करें, वे अपने दम पर विधायकों को जिता कर लाएंगे। तो उनको चुनाव में अपने कैंडिडेट को जिता कर लाने का
उसकी पहली परीक्षा अगर आप देखेंगे तो खैरागढ़ का उपचुनाव है। तो इसलिए यहाँ से उनके प्रति विश्वास जो बढ़ेगा, कार्यकर्ताओं का, जो विधायक हैं उनका, वो संगठन को कहीं और आगे लेकर जाएगा। कोमल जंगील जैसे आपने कहा कि लगातार चौथी बार 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। अगर वे लगातार पराजित होंगे तो उनका भी राजनीतिक भविष्य जो है वो दांव पर लगता है। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में भी जो संगठन में बैठे हुए लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उन लोगों का भी भविष्य आने वाले चुनाव में उनकी भूमिका क्या होगी ये संगठन को तय करना पड़ेगा। तो संगठन को इस चुनाव में कोई विशेष उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है जितना व्यक्तियों को पड़ने वाला है। एक बात पुनीत जी जो मैं सुन रहा था, क्योंकि उपचुनाव में क्या होता है कि हम बार बार कहते हैं कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको एक अपर हैंड होता है। हाँ। मुझे लगता है कि इस पे एक थोड़ा सा सैद्धांतिक बात करनी चाहिए कि जब आम चुनाव होता है तो मान लो घोषणा पत्र जारी करते हैं और कहे कि भैया हम जिला बनाएंगे, तो इसमें क्या होता है कि हर एक पार्टी को एक बराबरी का मौका होता है, कोई भी जीत सकती है और वो वादे को पूरा करना नहीं पूरा करना वो चुनाव के बाद है। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी जब कहे और विपक्ष जब कहे तो जनता को ये बात समझ में आती है कि विपक्ष क्या करने वाला है, उसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो दावे या वादे होते हैं जो उपचुनाव में किए जाते हैं उसका लाभ हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी को मिलता है। मुझे लगता है इस विषय पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए कि ये बराबरी की लड़ाई नहीं हो पाती। ठीक है। और शशांक जी एक और इंटरेस्टिंग बात, जैसा आपने कहा ना, इसी बात से मैं इसमें एक जोड़ता हूँ चीज़। अब की बार जब कैंपेन में और कैंपेन के साथ साथ हम डिबेट पर डे कर रहे थे खैरागढ़ पर, तो आप यकीन मानिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपने जीत के तर्क दिए, उसमें सबसे बड़ा तर्क ये था कि जनता समझती है कि अब इन 17 प्रतिनिधि को चुने जिसकी सरकार नहीं है, विकास नहीं। तो एक बड़ा, जैसा आपने कहा कि इस पर संज्ञान लेना चाहिए या लेना चाहिए। इस पर हम थोड़ी और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे अपडेट्स हमको मिल रहे हैं, उन पर भी आएंगे। मध्य प्रदेश के लिहाज से भी आज बहुत बड़ा दिन है, बार बार दर्शकों को याद दिला रहे हैं। इसका पूरा अपडेट IBS24 पर मिलेगा खैरागढ़ के साथ साथ, और देश भर में ये जो 4 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट है इससे जुड़ा अपडेट भी आपको देंगे। जैसा आकांक्षा ने हमको दिखाया, शशांक जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शशांक जी, जैसा हम बता रहे हैं, खैरागढ़ के रण के साथ साथ आज देश में जिन सीटों के ऊपर बाय इलेक्शन हो रहे हैं इसमें 1 लोकसभा और 4 विधानसभा है, इसमें बड़े चेहरों की बात है, लेकिन और भी बड़े घटनाक्रम जिसका हम अंदेशा जता रहे थे कि आज की तारीख में प्रशासन, खासतौर पर मध्य प्रदेश में प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो देखिए, आप एक चल समारोह की अनुमति को कैंसिल करना पड़ा है। लोगों से हम ये अपील IBS24 पर करते हैं कि आप धैर्य के साथ में, शांति के साथ में, विवेक के साथ में आप काम लें। किसी भी भड़काने वाली चीज का आप हिस्सा ना बने, ना ही आप उस पर बिलीव करें, यकीन करें, क्योंकि ये इस समय जरूरी कि शांति के साथ में आप अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करें। सभी से ये बार बार IBS24 की अपील है। आते हैं खैरागढ़ के ऊपर। खैरागढ़ में जो हमको शुरुआती अपडेट्स मिलने शुरू होंगे, कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएंगे। 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। मतगणना में पहले जिस तरीके की व्यवस्थाएं रही हैं, पहले मतपत्र जो है गिनने की काम किया जाता है, जो डाक से आते हैं, और इसके बाद फिर हम ईवीएम को खोलते हैं। ईवीएम के खोलने का क्रम शुरू होता है। दोनों पक्षों के दावे आपने सुन लिए। बीजेपी कांग्रेस के लिए मैसेज की और टर्निंग पॉइंट्स की बात करते हैं। शशांक जी, एक जो जिला बनाने की घोषणा जिस पर आपने बातचीत की शुरुआत की, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जिला बनाने का ऐलान क्या वास्तव में आपको इस पूरे उपचुनाव का टर्निंग पॉइंट लगता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या आने वाले वक्त में इस तरह की घोषणाएं वैसे तो होती रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि ऐसी घोषणाओं से कांग्रेस पार्टी ने या किसी भी दल ने माहौल को पूरी तरह पलट दिया और एकलौता ये वजह हो सकती है चुनाव को बदल देने की? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पुनीत जी। देखिए, ऐसा है कि चुनाव तो मत लेने का एक खेल होता है। अब इसमें आप पिछले चुनाव 2018 के दृश्य को आप थोड़ा सा देखिए तो 2 लाख से अधिक वोटरों ने जो 80% मतदान किया था, उसमें 61,000 देवव्रत सिंह को मिले थे, 60,000 कोमल जंगील को मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार को केवल 18,000 वोट मिले थे। अब अगर कांग्रेस पार्टी को, अच्छा, उस समय भी कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो बहुत मजबूत कैंडिडेट नहीं थे। इस बार भी जब उम्मीदवारों की घोषणा हुई तो पहले ही चरण में ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार पर भारी पड़ रहे हैं। अब ये जो मतदान है उस समय आप ये वोट ट्रांसफर कैसे करेंगे? तो ये मानकर चलिए जो देवव्रत सिंह को मिले हुए वोट थे उस समय 61,000, उसमें से अगर 10% वोट भी अगर जो जोगी कांग्रेस है वो रिटेन कर जाए तो बाकी के 55,000 में से कम
85 से 90% वोट जब तक कांग्रेस अपने फेवर में नहीं लाएगी, उस कंडीशन में जब भारतीय जनता पार्टी अपने वोट को इंटैक्ट करने में सफल रहे, तब तक कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं हो सकती थी। तो इतना बड़ा वोट शेयर को ट्रांसफर करना, देवव्रत सिंह जी के वोट को कांग्रेस पार्टी में ट्रांसफर करना, उसके लिए कोई बहुत बड़ी घोषणा चाहिए थी, या इमोशनल कोई एक पॉइंट चाहिए होता है। जैसे हम देखते हैं आजकल मुद्दों से हटके थोड़ा इमोशनल ट्रैक पकड़ती हैं पार्टियां। देखिए, इमोशनल ट्रैक तो उस समय खत्म हो गया जब राज परिवार से किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया, तो इसलिए वो जो सेंटिमेंटल अप्रोच के साथ वोटिंग हो सकती थी, वो उसकी संभावना ही खत्म हो गई। तो अब आपके पास केवल प्रशासनिक तरीके से क्या लाभ वहां की जनता को पहुंचाए जा सकते थे। तो जिला की मांग क्योंकि बहुत लंबे समय से हो रही थी, बहुत स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस पार्टी ने ये मूव किया, ये दांव खेला। और अगर कांग्रेस पार्टी की जीत होगी तो इसमें दो ही कंडीशन होंगे। अगर ये मुद्दा चलेगा तो कोमल जंगेल के जो पिछले बार वोटिंग, उसको जो वोट मिले थे 60,000, हो सकता है ये भी शिफ्ट होकर कांग्रेस पार्टी के फेवर में चला जाए। तो अगर ऐसा कुछ समीकरण हमको चुनाव परिणाम में दिखेंगे तो समझ में आएगा कि जिला बनाने की घोषणा से कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ है। इसमें एक जो खतरा महसूस हो रहा है वो ये है कि अगर देवव्रत सिंह का जो वोट था वो अगर 80% से कम अगर कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट होगा, तो भी भारतीय जनता पार्टी उस 20% ट्रांसफर के साथ बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर रहेगी। ये चुनाव परिणाम के साथ ही ये बात समझ में आएगी। चलिए, लेकिन आप देखें ना, उसका भरपूर प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया। कैंपेन में आप देखें कि मुख्यमंत्री की किसी एक उपचुनाव में 2 दर्जन से अधिक सभाएं, और वो भी तब जब पड़ोसी राज्य के सीएम आ रहे, उस दिन भी उसी इलाके में सभाएं होना। ये कैंपेन दर्शाता है कि ये चुनाव इतना आसान, इतना ईजी गोइंग नहीं रहा है कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष के लिए भी। चलिए, नतीजे कुछ देर में आने शुरू हो जाएंगे, स्पष्ट होने शुरू हो जाएंगे। हमारी पूरी टीम बनी है, शशांक जी हमारे साथ में बने हुए हैं, और बाकी की बड़ी खबरों पर भी हमारी नजर बनी है। अभी की ताजा जो तस्वीर सामने आ रही है, जो ताजा जानकारी सामने आ रही है, उसमें यह बात सामने आई है कि कांग्रेस आगे चल रही है। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर मतगणना लगातार सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और उपचुनाव को लेकर मतगणना जारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा इस वक्त आगे चल रही है। तो ये बड़ी खबर सबसे पहले IBC 24 में आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी खबर कि कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा आगे चल रही है इस वक्त खैरागढ़ के रण में। तो सुबह 8 बजे से लगातार काउंटिंग जारी है और इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि काउंटिंग में अब तक की जो काउंटिंग है उसके हिसाब से कांग्रेस के प्रत्याशी यशोदा वर्मा आगे चल रही हैं। चलिए, और लगातार खैरागढ़ के रण से हर खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ समीक्षा भी की जा रही है, चर्चा भी की जा रही है। और इसके लिए हमारे दूसरे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पुनीत। ओवर टू यू पुनीत। बड़ा अपडेट हमको मिल चुका है। मतगणना की शुरुआत सुबह 8 बजे से हो चुकी है। नतीजों का दिन और नतीजे आज पार्टियों के एक बड़े मैसेज छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ से मिलने वाले हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर मतगणना की शुरुआत होने के बाद में कांग्रेस पार्टी को लीड मिलना शुरू हो गई, बढ़त मिलना शुरू हो गई। और इस वक्त आप जैसा देख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा जी के साथ में अजय साहू साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में जुड़ गए हैं, और साथ में नवीन मार्कंडी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। आप दोनों को शुभकामनाएं, आप दोनों को नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा में। अजय जी, पहली अच्छी खबर आपके लिए है, अनुमान आप अपना व्यक्त करें, आज आपको क्या लग रहा है, जीत आपकी होने वाली? निश्चित तौर पर हम खैरागढ़ के जो उपचुनाव था उसमें हम हमारे सरकार के 3.25 साल का जो कार्यकाल था, हमारी जो योजनाएं थी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे पे हमने चुनाव लड़ा। हमने वहां पर जो प्रत्याशी दिया वो भी ब्लॉक कांग्रेस की अध्यक्ष थी, जो कांग्रेस संगठन में सबसे निचले स्तर का पद होता है। ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने सबसे निचले स्तर के जो पदाधिकारी होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनकी भी सुध लेती है। और यशोदा वर्मा के रूप में हमने वहां पर उनको चेहरा बनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट होकर के हमने वहां पर चुनाव लड़ा। और निश्चित तौर पर खैरागढ़ जिस तरीके से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस वहां से लगातार जीतती रही है। पिछला एक चुनाव जो हुआ था 2018 का, अगर उसको छोड़ दें तो जो महाराज देवव्रत सिंह थे, स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी, जिनके निधन के कारण ये सीट रिक्त हुई,
तो वो भी उन्होंने भी अपने रहते हुए ये कहा था कि मेरे डीएनए में कांग्रेस है। तो निश्चित तौर पर खैरागढ़ के डीएनए में कांग्रेस है और खैरागढ़ के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के पंजा निशान पर भूपेश बघेल जी के सौम्य सरल चेहरे पर अपनी मुहर लगाई है। और ये निश्चित तौर पर ये जो बढ़त हमें मिली है, ये बढ़त आगे के सभी 21 राउंडों में बरकरार रहेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। चलिए साहब, खैरागढ़ के डीएनए में ही कांग्रेस है, देवव्रत सिंह साहब भी कहते थे ये बात, और अब कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि ये पूरा इलाका, ये पूरा गढ़ हमारा ही है। और जीत की शुरुआत एक पहले राउंड से वो झलक के तौर पर देखते हैं। आप कुछ कहेंगे, इस पर रिएक्शन देंगे मार्कंडे साहब? बाकी है तो इसलिए अभी इतना जल्दी कुछ कहना अभी ठीक नहीं है। कांग्रेस का एक तरह से अगर देखे तो हो सकता है ये ओवर उनका कॉन्फिडेंस होगा। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के वहां खैरागढ़ में कांग्रेस जो है उनके डीएनए में है, या ऐसा वहां के देवव्रत जी, जो स्वर्गीय देवव्रत जी ने कहे थे ऐसा, तो चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि देवव्रत जी अपने डीएनए में कांग्रेस है ऐसा कहे थे। लेकिन कांग्रेस ने खैरागढ़ के जो महाराजा रहे अपने देवव्रत जी, तो उनकी क्या हाल किए हैं। उनको कांग्रेस से भी हटा दिए और कांग्रेस उसके खिलाफ रहे। और जब चुनाव की बारी आई और जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो जो है वहां उनकी स्टेचू लगाने की बात करते हैं कि कांग्रेस के देवव्रत के डीएनए में कांग्रेस है, ऐसा बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, बताने का अर्थ ये है कि अवसरवादी कांग्रेस है, अवसर है। अगर उसको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है तो उसको निकाल फेंकते हैं, और जब लगता है कि इससे हमको लाभ होगा तो वो उसको उसकी कसीदा गढ़ने में लग जाते हैं। तो इस तरह से अजय साहब, अवसरवादी बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को, आप इसका उत्तर देंगे? कांग्रेस का देखिए पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी अवसर देने वाली पार्टी ना कि अवसरवादी है। अवसरवादी तो भारतीय जनता पार्टी है, जो कभी ये बात कहते थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन आज पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। इनको उस दिशा में सोचना चाहिए। महाराज देवव्रत सिंह जी को कभी भी कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। 4 बार उनको सांसद बनाया, 4 बार विधायक बनाया, 1 बार सांसद बनाया। उनको ऐसा लगता रहा होगा कि मेरी उपेक्षा हो रही है, इतना कुछ पार्टी ने दिया। और उसके बाद कोई भी व्यक्ति पार्टी छोड़कर जाने को स्वतंत्र है, स्वतंत्र देश है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन हमारे ऊपर यह आरोप लगाना कि हमने महाराज देवव्रत सिंह को बाहर निकाला, ये पूरी तरह से सरासर गलत है। लेकिन जो लोग कांग्रेस छोड़ करके जाते हैं, पुनीत जी, मैं आपके चैनल में बहुत ही जिम्मेदारी से बात कहना चाहूंगा, जो लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस से उनका वजूद नहीं है, उनके कारण कांग्रेस है, तो ऐसे लोगों का भ्रम भी बहुत जल्दी टूटता है। और यही हुआ महाराज देवव्रत सिंह जी के साथ। आपने देखा होगा कि वो लगातार कांग्रेस से मंच साझा करते थे, लेकिन कुछ टेक्निकल जो प्रॉब्लम आता है, जो दल बदल कानून जो सामने रहता है, उसके कारण से उनका जो तकनीकी रूप से कांग्रेस में प्रवेश नहीं हो पाया था। लेकिन उन्होंने उस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए, सारे प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री जी ने मुहर लगाई। उन्होंने खैरागढ़ के विकास के लिए ये कभी नहीं सोचा कि वहां पर हमारे कांग्रेस पार्टी का विधायक नहीं है तो उस क्षेत्र में विकास नहीं होना चाहिए। खैरागढ़ का लगातार विकास हुआ। आज कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, कल खैरागढ़ जिला बनेगा। आज हनुमान जयंती के इस शुभ अवसर पर हनुमान जयंती की भी बधाई देता हूं प्रदेशवासियों को, साथ ही खैरागढ़ के लोगों को बधाई देता हूं कि आप ने जो मतदान किया है उसके कारण खैरागढ़ जो जिला बनने जा रहा है। इससे पहले गंडई के लोगों ने जब आंदोलन किया था तहसील बनाने के लिए, पुनीत जी, तो याद होगा प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी। 118 दिन, 28 दिन या 18 दिन वो लोग जेल में थे, कोई भी शासन का प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं गया। ये तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा है कि खैरागढ़ जिला बनेगा, तो आप देखिएगा कल खैरागढ़ को जिला बनाने। चलिए, आपके आने के पहले अजय जी ये चर्चा चल भी रही थी, शशांक जी ने इसी मंच पर कुछ देर पहले ही कहा है। उन्होंने कहा है कि साहब जो महाराजा साहब के वोट थे वो कहाँ जाते हैं, किसके पक्ष में जाते हैं, उससे ही जीत हार तय होने वाली। लेकिन खैरागढ़ के नतीजों के बारे में IBS 24 पर अब से कुछ देर पहले बीजेपी प्रत्याशी ने भी दावा किया है कि थोड़ी देर आप रुक जाइए, आपको रिजल्ट पता चल जाएंगे, ये दावे कितने ज़मीन के ऊपर हकीकतें पता चलेंगे। इस वोट को शिफ्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी इतनी ज़्यादा आत्मविश्वास में क्यों है? सिर्फ इस वजह से कि वे पार्टी में लौटकर पार्टी के साथ मिलना चाहते थे, कामों के आधार के ऊपर, या जिला बनाने की घोषणा पर? अजय जी,
देखिए पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी इस पूरे चुनाव में हमारे जो 3.25 साल का जो कार्यकाल था, हमारी जो योजनाएं थी, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में हमारी सरकार ने जो काम किया, किसानों की जेब में पैसा कैसे जाए, और कोरोना महामारी में भी उसका असर हमको देखने को मिला कि पूरे देश में जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें ये पूरा विश्वास था कि जनता हमारे कामकाज को देख करके, हमारी सरकार की योजनाओं को देख करके निश्चित तौर पर हम पर विश्वास करेगी। और इससे पहले का इतिहास रहा है खैरागढ़ का कि खैरागढ़ के लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको कैंडिडेट बनाया था कोमल जंघेल, उन्होंने उस क्षेत्र का 2 बार प्रतिनिधित्व किया है। तो कोमल जंघेल जी के साथ एक ड्रॉबैक ये भी था कि 2 बार के प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। गंडई जो है तहसील नहीं बन पाया उनके कार्यकाल में। उसके अलावा जिले की तो कल्पना भी खैरागढ़ के वासी नहीं किए थे। तो वो इन सारी चीजों का असर कहीं ना कहीं खैरागढ़ के इस चुनावी समर में हुआ है, और उसका लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे का लाभ पूरी कांग्रेस पार्टी को मिला। इसका उत्तर मैं लेता हूं, आप उत्तर दीजिएगा इसका। मार्कंडेय साहब, गंडई को लेकर के भी ऐलान किया था, मांग थी, लेकिन कुछ किया नहीं। देखिए ऐसा है पुनीत जी कि अवसरवादी मैंने क्यों कहा, अवसरवादी इसलिए कहा कि आप देखें, उठाकर देख लीजिए पिछले कार्यकाल को, पिछले समय को, कि 2018 के चुनाव के पूर्व इनने घोषणा पत्र में कहे थे कि हम खैरागढ़ को जिला बनाएंगे। जब नगर पालिका की चुनाव हुआ तो भी इसने अपने घोषणा पत्र में कहे कि नगर वहां जिला बनाएंगे। लेकिन 3.5 साल बीतने के बाद इसने क्यों जिला नहीं बनाया, पहला प्रश्न। दूसरा ये है कि ये जो विधानसभा की सीट रिक्त होने के बाद फिर इसने अपने घोषणा पत्र में सबसे पहले कहा कि भाई हम जिला बनाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये डर के भय से वहां इसने घोषणा किया। ठीक है, आपके इस बात का उत्तर ले लूंगा, लेकिन 2 बार जंघेल साहब ने प्रतिनिधित्व करने के बावजूद गंडई की मांग को अनसुना किया, ये सवाल यहां से भी उठाया गया, इसका उत्तर देना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, देखिए गंडई की मांग को अनसुना नहीं किए हैं। जिस तरह से तहसील या अन्य जैसे कोई स्ट्रक्चर बनाने का रहता है, तो जैसे आगे सिस्टम सरकार के जो 15 साल आपकी भी सरकार रही है, ये जनता के सामने ये बात भी रही है, अनुसार से करते हैं। अगर वो बाकी रहा तो हम आगे भी बना सकते थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने तो ये कहा कि जो घोषणा करके 3 बार घोषणा करके अगर नहीं बनाया है और वो सोचते हैं कि भाई इस बात का मैं उत्तर ले लेता हूं अजय जी। 3 बार घोषणा का जिक्र बार बार बीजेपी ने काउंटर के तौर पर हर एक दौर में किया है, प्रचार के दौर में भी किया है, उत्तर दीजिएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो खुद घोषणावीर है। इन्होंने 2013 के चुनाव में ये कहा था कि किसानों को 300 रुपए धान का बोनस देंगे। किसान जब बोनस मांगने गए, उन्होंने कांग्रेस, सुन लीजिए नवीन जी, सुन लीजिए, किसानों ने जब पानी मांगा तो आपने उनकी पीठ में गोलियां मारी। किसान जब अपने अधिकार के लड़ा तो आपने 144 धारा लगाई। किसान को जब पैसा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दे रहे हैं तो आपके केंद्रीय मंत्री यहां आते हैं और कहते हैं कि किसानों को अगर पैसा दिया गया, 2540 का भाव दिया गया, किसानों के जेब में अगर पैसा गया तो ये छत्तीसगढ़ जो है वो कंगाली के कगार पर पहुंच जाएगा। अरे आपने तो केंद्र में जब 2014 में सरकार बनी तो आपने कहा, इसी छत्तीसगढ़ की धरती में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा 15-15 लाख सारे के खातों में आएंगे। क्या आए? उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। क्या नौकरियां मिली? तो भारतीय जनता पार्टी खुद घोषणा करके मुकरने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग हैं। इन पर इनको कोई अधिकार नहीं बनता कि कांग्रेस के घोषणा पर चर्चा करें। बनाने के लिए आप कितने बार घोषणा करेंगे? चलिए मार्कंडेय साहब, एक मिनट, आपके प्रत्याशी से बात हुई है, उससे जुड़ा कुछ एक अपडेट आ रहा है, वो दे दूं, फिर लौटता हूं। बने रहिएगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें। खैरागढ़ का नतीजा अब से कुछ घंटों के भीतर ही सबके सामने होगा। बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल से हमारे सहयोगी सौरभ परिहार ने खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। खैरागढ़ काउंटिंग शुरू हो चुका है और हमारे साथ जो है भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल हैं। कितने आश्वस्त हैं आप अपने? पूरी तरह से आश्वस्त हूँ जीत के लिए। जी, किन मुद्दों को आपने उठाया और लगता है कि इन मुद्दों पर जनता आपको वोट देगी? मैं सबसे पहले
जो छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उनके जो गलत नीतियां हैं, गलत घोषणाएं हैं और जो खैरागढ़ विधानसभा को उपेक्षित करके रखा था पूरे 3.5 साल तक, उस मुद्दा को उठाया, लोगों ने इसको स्वीकार भी किया और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको भी हम जनता तक ले जाने का प्रयास किया। 2018 में मात्र 870 वोटों से आप हार गए थे। इस बार अगर आप कह रहे हैं जीत रहे हैं तो कितने हजार वोटों से जीत रहे हैं? ठीक ठाक जीत होगी, आंकड़ा नहीं बताऊंगा। नहीं, आंकड़े क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आंकड़ा इसलिए नहीं बताएंगे कि ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन अब आएगा थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक जिला बनाने का वादा, वो क्या लगता है कि अगर हार होती है बीजेपी के तो एक सबसे बड़ा हथियार होगा? नहीं, वो तो उसका जो घोषणा है एक प्रकार से चुनावी घोषणा था, उसका असर जिले का नहीं है खैरागढ़ विधानसभा में। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी कोमल जंगेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी जीत तय है और ये भी कहना है कि कांग्रेस ने जो जिला बनाने का वादा किया है उसका असर जो है मतदाताओं पर नहीं हुआ है। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ सौरभ सिंह परिहार, राजनांदगांव। तो काउंटिंग के बीच भाजपा प्रत्याशी से एक्सक्लूसिव बातचीत भी हमने आपको दिखाई और एक बार फिर से अब रुख करेंगे पुनीत का। पुनीत, जिस तरह से हमारे सहयोगी सौरभ बात कर रहे थे प्रत्याशी से, तो पिछले बार के अगर चुनाव की बात करें तो बहुत ही माइनर सा अंतर था जीत में, बहुत कम वोटों से वो हारे थे। और खैरागढ़ की तासीर अगर देखी जाए तो जनता हमेशा एक पक्षीय वोट नहीं करती, हमेशा से इसी तरह का रहा है। तो इस बार भी क्या ये फैक्टर हावी होगा? चलिए ये भी हम सवालों में पूछते हैं, लेकिन इस वक्त तो जो जिला बनाने की घोषणा थी रचना, इस पर एक जबरदस्त डिबेट छिड़ी हुई, उसी के ऊपर हम आ रहे थे। इस पर मार्कंडे साहब अपनी बात रख रहे हैं। मार्कंडे साहब, प्रत्याशी अभी भी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जीत तो जाएंगे लेकिन मार्जिन नहीं बता पाएंगे। यहां से तो दावा है कि साहब हम हजारों की लीड के साथ में जीतने वाले हैं। अजय जी से हमने पहला प्रश्न ये पूछा है। चलिए वापस उस टर्निंग पॉइंट पर या मास्टर स्ट्रोक पर आते हैं, जिला बनाने की घोषणा पर आते हैं। शशांक जी से भी हम इस पर लगातार चर्चा करते रहे। आपको वाकई नहीं लगता कि इस घोषणा का असर हुआ है, या भारतीय जनता पार्टी जब इस बात को स्वीकार करती है कि इस घोषणा को हम पूरी तरह से चुनावी मानते हैं, चलिए अगर आप चुनावी मानते हैं तो आप नहीं मानते कि चुनाव पर इसका असर पड़ा? देखिए ऐसा है पुनीत जी कि ये जो जिला बनाने का है, मैंने आपसे कहा था कि कितने बार घोषणा करेंगे। अगर मान लो जाए, मैं मतलब ये बताना चाहूंगा कि अभी 10 महीना पहले अगस्त में जैसे ये 4 जिला बनाने की घोषणा किए हैं, मैं ये पूछता हूं आपसे कि क्या कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने अभी तक कोई परिसीमन उन जिलों का करा पाए क्या वहां कलेक्टर बैठा पाए क्या? जब साल भर में आप कलेक्टर नहीं बैठा पा रहे हैं, परिसीमन नहीं कर पा रहे हैं, दावा आपत्ति नहीं सुन पा रहे हैं, तो ये खैरागढ़ को फिर आपने घोषणा कर दोगे और आने वाला जो 1-1.5 वर्ष के चुनाव है फिर उसमें आप कहोगे कि भाई ठीक है। अजय जी उत्तर दें आप इस बात का। तो मेरे कहने का मतलब कैसे यकीन करें भूपेश बघेल देखिए पुनीत जी, ऐसे घोषणा वीरों के ऊपर? देखिए पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो जो कहती है उसे पूरा करती है। भारतीय जनता पार्टी को अगर अलग कर दें तो ऐसा कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ में नहीं है जो हमारी सरकार से, हमारे सरकार के कामकाज से, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से कोई भी नाखुश हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कैमरे के बाहर मिलते हैं तो कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी सरकार से जो गलतियां हुई थी उसको आपने पकड़ करके ठीक किया है। तो भारतीय जनता पार्टी लेकिन कैमरे के सामने विरोध करना इनकी मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है। और खैरागढ़ का जो पिछला इलेक्शन था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से 2 लोग लड़े थे। देवव्रत सिंह जी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, पूरे प्रदेश में उनकी टीम थी, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे। चुनाव से पहले वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं और इस परिस्थिति में वहां पे त्रिकोणीय संघर्ष हो गया था। तो निश्चित तौर पर वो जो परिस्थितियां थी और आज की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। हमने कहा है हम जिला बनाएंगे तो जिला बन के रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही एक व्यक्ति हैं इस पूरे देश के अंदर जो उनकी सरकार ने 3.25 साल के अंदर में 86 तहसीलों का निर्माण किया। इस देश की आजादी के बाद से, इस देश की आजादी के बाद से कोई भी राज्य, कोई भी सरकार 3.25 साल में 86 तहसील बनाने का रिकॉर्ड नहीं बनाई है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो अधिकार ही नहीं है, नैतिक अधिकार। चलिए साहब ये सवाल भी अजय जी मार्कंडे साहब ये सवाल भी जरूर पूछेंगे कि अब की बार जैसे बार बार सरकार के विकास के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह या विश्वास, भूपेश है तो भरोसा, ये स्लोगन या जो कहते हैं कि केवल चुनावी वायदे करते हैं, इस बात का भी निर्णय आज ही आने वाला है। और क्या इस बात को फिर बाद में विपक्ष भी मानेगा, स्वीकार करेगा, इस पर भी हम सवाल पूछेंगे। शशांक जी के पास में मैं जरूर जाऊंगा कि अब की बार जो जनता की समझ
के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, उस पर भी मैं आऊंगा, उस पर भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सब हमारे साथ बने रहेंगे। दर्शकों को याद दिला दें कि हनुमान जयंती पर एक प्रोसेशन कैंसिल हो चुका है भोपाल में। कई सारे अपडेट्स रचना हमको देंगी आगे। आपको एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट बता दें, लगातार काउंटिंग जारी है और कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा इस वक्त भी आगे चल रही हैं। तो बड़ी खबर, दूसरे राउंड में भी कांग्रेस 2557 मतों से आगे है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट सामने आया है। पहले राउंड की काउंटिंग में कांग्रेस आगे थी और दूसरे राउंड में भी इसी तरह से झलक नजर आ रही है। दूसरे राउंड में भी कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा 2500 से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। तो लगातार काउंटिंग पर अपडेट IBC 24 सबसे पहले दे रहा है और इस वक्त की ये बड़ी खबर जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे राउंड में भी आगे हैं और लगातार हमारे साथ हमारे गेस्ट बने हुए हैं। दूसरे स्टूडियो का रुख करते हैं। ओवर टू यू पुनीत। चलिए, तो चुनाव मतलब मतगणना मतलब नतीजे मतलब IBC 24, क्योंकि उसकी वजह हमारा ये पैनल भी है, विश्वसनीय पैनल जिनसे हम लगातार चर्चा करते हैं। और जैसा रचना ने आपको अपडेट दिया, 2 राउंड अब तक काउंटिंग के पूरे हो चुके हैं और इन दोनों राउंड्स में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी यशोदा वर्मा लीड कर रही है। 2500 से अधिक अभी उनकी लीड हो चुकी है। शशांक जी, एक सवाल है, क्या इस पूरे चुनावी परिदृश्य में, जैसे हमने शुरुआत में ही कहा था कि 3 बड़े सवाल हैं, दल हैं JCCJ जिनका ये सीट थी, चाहे जैसी भी परिस्थितियां बनी, लेकिन उनका कैंडिडेट, उनके चुनाव लड़ने का तरीका सबके सामने, उनके लिए एक मैसेज निकलेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार है, दमदारी से सरकार चला रहे हैं, पर उनके विकास पर भूपेश है, भरोसा है। इस स्लोगन पर क्या वाकई भरोसा है? उसमें पूरे प्रदेश में एक जगह से मैसेज जाने का दावा किया जा रहा है। तीसरा, बीजेपी कहती परिवर्तन की शुरुआत होगी 23 के, तो यहां से होगी। ये सब चीजें एस्टेब्लिश करते हुए क्या वास्तव में एक घोषणा ने पूरा चुनाव पलट दिया, जो बार बार हमारे बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है? देखिए, आज जो है जनता है, मतदाता है, वो बहुत समझदार है। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो मांग पिछले 20-25 वर्षों से रही खैरागढ़ को जिला बनाने की, देखिए आपको ना भौगोलिक स्थिति को समझना पड़ेगा। खैरागढ़ एक ऐसे भौगोलिक स्थिति में है जहां पर उसको कवर्धा जाने में हो, चाहे उसको राजनांदगांव आने में हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहाँ रेलवे की व्यवस्था नहीं है, तो ज़्यादातर आज भी वहाँ पे टैक्सियाँ चलती हैं। तो इसलिए गांव के लोगों को जिला केंद्रों में जो कनेक्ट होना चाहिए वो कनेक्ट नहीं है। तो इसलिए खैरागढ़ अगर जिला केंद्र बनता है तो वहाँ के लोगों को सुविधा है, इसलिए लगातार लंबी मांग हो रही है। कांग्रेस ने पहले क्यों नहीं बनाया, अभी क्यों घोषणा की, वो अपनी जगह है, लेकिन आज वहाँ के मतदाता को एक ये मौका मिला है कि 15 महीने के लिए एक प्रतिनिधि चुनकर जो सरकार बैठी है वो अपने 15 साल की मांग को पूरा करवाने में एक निर्णय ले सकती है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जो मैंने शुरू में कहा, मैं उसी बात को फिर कह रहा हूँ, ये जो रिजल्ट आएगा ना, उस रिजल्ट का जो एनालिसिस होगा वो कई मायने में महत्वपूर्ण होंगे। कई बार विपक्ष जो है वो हार कर भी भविष्य में जीत के लिए रास्ता तय कर लेता है। वो तभी होता है जब जिस तरह से दोनों पार्टियां लड़ी हैं उसमें जीत तो एक की होनी है, ये बात तय है, और हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी को अपर हैंड होता है। उसमें वो जिला की घोषणा भी है, लेकिन भाजपा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इसमें जो आंकड़े आएंगे उसमें देवव्रत सिंह जी के जो वोट बैंक है, जो 60,000 61,000, वो कैसे शिफ्ट हो रहा है। कोमल जंगेल का 60,000 का वोट जो पिछली बार मिला था वो इंटैक्ट रहता है, बढ़ता है या वो कम होता है। ये तमाम सिचुएशन के बाद जो वोटिंग पैटर्न है उसको समझने के बाद मुझे लगता है ये तय होगा कि ये केवल जिला बनने के कारण ये परिणाम आ रहे हैं या इसके दूसरे भी मायने हैं। तो केवल जिला बनना ही इसका एक आधार नहीं हो सकता, दूसरे और क्षेत्रीय जो चरित्र होता है चुनाव का। तो मुझे लगता है कि जिला बनाना जो है वो एक मास्टर स्ट्रोक था कांग्रेस पार्टी का, जिसके सामने भाजपा के पास कोई इसका जवाब नहीं था। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से मार्कंडी जी हमारे साथ में हैं। नवीन मार्कंडी साहब, जैसा आपने सुना, हर कोई मानता है कि घोषणा भले ही पहले हुई हो, लेकिन अब की बार तारीख के साथ इस बात का ऐलान हुआ है और उसका इम्पैक्ट ये हुआ, बीजेपी ने अब की बार तगड़ी फाइट दी, क्योंकि पिछले जो उपचुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये कहते नजर आए थे कि हम कैसे लड़े, हमने देखा है, लेकिन अब की बार ताकत लगाई, पर उस पर ये मास्टर स्ट्रोक भारी पड़ गया। इस बात को स्वीकारने में बीजेपी को इतनी दिक्कत क्यों है? नहीं, स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है। जिला बनाने में बनाए हमको, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसका विरोध थोड़ी ना कर रहे हैं। हम तो केवल प्रश्न ये कर रहे हैं भाई
कि जो 4 जिला आपने 8 महीना 10 महीना पहले जो बनाए हैं उसके परिसीमन तो करा लीजिए, उसका जो है आप दावापति तो सुन लीजिए, उस पर कलेक्टर तो बैठा लीजिए। आप मान लो जो आज इसको फिर घोषणा करते हैं और अगले चुनाव तक के आप इसमें कलेक्टर ही नहीं बैठा पाएंगे, तो भाई जो लाभ के लिए, जो जिला के सुख सुविधा के लिए खैरागढ़ की जनता इनके ऊपर विश्वास अगर करेगी तो वो उसका विश्वास तो टूटा का टूटा रह जाएगा, वो तो सपने रह जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो क्या फिर से अगले बार अगर ये कहेंगे कि भाई चलिए हमने तो घोषणा कर दिया, दूसरी दो और बड़ी बातें, अगली बार हम कलेक्टर बैठा देंगे। नवीन जी, दो और बड़ी बातें, भूपेश है तो भरोसा है, और किसानों के लिए जितना इस सरकार ने किया वो पहले नहीं हो पाया, 15 वर्ष में भी नहीं हो पाया। इसका जवाब दे पाई बीजेपी खैरागढ़ में? देखिए ऐसा है, बिल्कुल हमने बताया कि भाई किसानों के जो 15,000, 20,000, 25,000 अभी काट के दिए, चौथे किस्त में काट के दिए, उससे पहले 50 रुपया प्रति क्विंटल इसने काटा है। उसका बोरा जो खरीदी धान खरीदी के लिए बोरा किसान खरीद के 50 रुपये में ला रहा है, उसका भी पैसा नहीं दिया है। और ये जो अभी जो आंदोलन चल रहा है, ये बात भी बार बार उठी है कि ये सब कहने की बातें हैं और बहुत सारा पैसा जो दे रहे हैं वो अधूरा है, किस्तों में है, पूरा मिल नहीं रहा है। देखिए पूरे छत्तीसगढ़ की जो परिस्थितियां हैं उसको देखिए आप। प्रदेश में अगर किसान असंतुष्ट है तो कहीं ना कहीं आंदोलन होते। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है कि पैसे काटे गए हैं, पैसे कम किए गए हैं, 4 किस्तों में पैसे दे रहे हैं, किसान को जब 4 किस्तों में पैसे मिल रहे हैं किसान उससे भी संतुष्ट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां जो है, हमारा जो कल्चर है छत्तीसगढ़ का, उसको माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पहली किस्त जब आती है तो उस समय किस्त जब आती है तब भी लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है, तो और जब चारों किस्त जब आती है तो उस समय पैसे की जो उपयोगिता है वो किसान को बहुत ही उसकी आवश्यकता होती है। वो पैसा बहुत उपयोगी हो जाता है उनके लिए, किसान कहीं दुखी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसने ये बात कही थी 2013 के चुनाव में कि 300 रुपया धान का बोनस दिया जाएगा, वो घोषणा जो उन्होंने की थी उसे पूरा क्यों नहीं किया, नवीन जी को ये बताना चाहिए। और उस विधानसभा में आप भी सदस्य थे, नवीन जी उस समय विधानसभा के सदस्य थे, तो आपने तो किसानों के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। आपने तो नहीं कहा डॉक्टर रमन सिंह जी से कि डॉक्टर साहब हम तो 300 रुपए देने की बात करके आए हैं, मेरे क्षेत्र के मतदाता जो हैं वो मुझे घेरते हैं, मुझसे पूछते हैं पैसा कब मिलेगा। आपके तो मुंह में दही जम गया था उस समय। लेकिन आज अगर कोई किसान का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है और किसानों की जेब में पैसा डालता है तो आपको उसमें पीड़ा होती है और आप उसमें मीन मेख निकालने की प्रयास करते हैं। देखिए पुनीत जी, मैं ये कहूंगा, स्पष्ट कह रहा हूं मैं कि ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन नहीं कर रहे। आप नया राजधानी में जाकर देखिए, 1 महीने से ऊपर के आंदोलन हो गया है। और उस समस्या का जड़ कौन है? वो जो किसान आंदोलन रथ है नया रायपुर में, उस समस्या को पैदा किसने किया? नवीन जी, चैनल में बैठ करके झूठ बोलने में आपको शर्म भी नहीं आती है? किसानों की जमीनें आपने औने पौने दाम पे ली और उसको ऊंचे दामों पर बिल्डरों को और दूसरे लोगों को बेचने का काम किया। आज किसान आपकी समस्या से अगर परेशान होकर के हमारे पास आ रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो आरोप लगा रहे हैं। तो क्या आपने अधिग्रहण किया कि नहीं किया आगे किसानों का? सही कर रहा है क्या कांग्रेस सरकार किसान हितैषी है क्या? अगर उनका पैसा काट रहे हैं, उनके एक सवाल पूछा है उन्होंने, नवीन साहब आप भी जनप्रतिनिधि रहे, आप उत्तर देंगे इस बात का, जो उन्होंने पूछा है कि समस्या आपके जमाने में, आपके शासन काल में जनित हुई और ये आज इस सरकार के समक्ष है। आपने रायपुर के किसानों का मुद्दा उठाया नवीन जी, उन्होंने पूछा आपसे कि आपके सरकार के समय की समस्या थी। नहीं, सरकार के समय की समस्या की बात नहीं है, आप सरकार में है, हमारे समय की समस्या है। अब अगर मैं कहूंगा कि जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो नया राजधानी बनाने का निर्णय तो कांग्रेस ने लिया था, तो कांग्रेस क्यों नहीं ले लिया? जब आपके पास जब एफर्ट ही नहीं था तो आपने क्यों नया राजधानी बनाने का निर्णय लिया भाई? और जब निर्णय लिया है तो उसको आगे किए हैं, तो आपके ही जो बनाया हुआ वो रणनीति था, नीति था वो, और नया राजधानी का। तो इसकी हम बार बार कहते हैं जनता पार्टी का चरित्र झूठ बोला। जिस नए राजधानी की बात ये कह रहे हैं, उसी नए राजधानी में जिस क्षेत्र को हमने चिन्हित किया था उसको इन्होंने अलग कर दिया। उसके बाद ये नए सिरे से इन्होंने उसका परिसीमन किया, नए सिरे से नई राजधानी का निर्माण किया। वहां के किसानों की जमीनें ली, सुनिए, वहां की किसानों की जमीनें ली और जमीनें लेने के बाद में
बाहर से चिट फंड कंपनियां हैं, सुनिए नवीन जी, सुन लीजिए, बाहर से चिट फंड कंपनियां लेकर आए, उन्होंने उनको बताया गया कि यहाँ के किसानों को सरकार ने उनकी भूमि अधिग्रहण करने के बाद में पैसा दिया है, आप यहाँ पर इनको लोग लुभावने वादे दिखाइए, सपने दिखाइए और उनका पैसा हाथ लीजिए। तो ये सारी चीजें जो है वो छत्तीसगढ़ के लोग इनके कूट रचना को समझ चुके हैं। हम तो चिट फंड कंपनियों से भी पैसा वापस ला रहे हैं, उनकी जमीनें जब्त कर रहे हैं, और नए रायपुर के जो किसान हैं उनकी भी समस्या का हल माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी केवल समस्या उत्पन्न करना जानती है, उसका समाधान करना, उसके समाधान करने का रास्ता किसी के पास है इस देश के अंदर तो केवल और केवल भूपेश बघेल जी के पास है। चलिए अब मैं उस स्लोगन के ऊपर आता हूं। शशांक जी, भूपेश है तो भरोसा है, ये जमकर चला, न केवल यहाँ बल्कि जहां जहां भी चुनाव में बारी आई कांग्रेस को दमदारी से रिप्रेजेंट करने की, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गए। परिणामों में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आपने स्वयं का, चाहे यूपी हो चाहे पूर्वोत्तर के राज्यों, वहां कांग्रेस की स्थिति किसी से छिपी नहीं थी, वहां हालात किसी से छिपे नहीं थे, लेकिन दमदारी से डिफेंड करने से लेकर पार्टी को रिप्रेजेंट करने तक ये काम मुख्यमंत्री ने किया। ये जो भूपेश है तो भरोसा है, बार बार इस पर सवाल उठाए गए बीजेपी की तरफ से। क्या खैरागढ़ से मिले नतीजों के बाद जो भी नतीजे आते हैं, ये स्लोगन के ऊपर जो दोनों तरफ से तर्क हैं, वो चलेंगे आगे भी 2023 तक? देखिए, अभी तक जो राज्य में सरकार चल रही है, ये बात बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य बनने के दिन, उसी दिन शपथ लेने के बाद जो कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी जिसमें केवल 3 मंत्री थे, मुख्यमंत्री के अलावा 2 मंत्री, उस दिन जो घोषणाएं हुई, पहले सप्ताह या 1 महीने के भीतर में जो घोषणाएं हुई हैं, उससे ये भरोसा तो हुआ है कि जो घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने दिया था वो उन्होंने लागू किया। अब उसमें घोषणाएं तो बहुत हो जाती हैं, क्योंकि कैसे भी करके एन के एन प्रकार से आपको चुनाव जीतना रहता है। राजकोष और जो पिछले 2 साल की परिस्थितियां पूरे देश और पूरी दुनिया में जो कोरोना के कारण आई, उसके कारण जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस सरकारों को झेलना पड़ा, उसके चलते भी बहुत सारी घोषणाएं जो सरकार करना चाहती है, लेकिन उसकी अपनी एक सीमा है। तो ये जो भूपेश है भरोसा है का जो एक जो नारा है, उसमें इस बात में कोई शक नहीं है कि लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो वादा किया है उसको निभाया है, जो नहीं निभाया है उसको निभाने की उनकी मंशा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव पास आते जाएंगे, ऐसे एक के बाद एक वो घोषणा करते जाएंगे, तो आने वाले समय में ये जुमला भी चुनाव का एक नारा बनकर उभरेगा, बनेगा, और भारतीय जनता पार्टी को इस नारे को तोड़ने के लिए भी जुगत लगानी पड़ेगी। चलिए, और एक बात जो शशांक जी ने बहुत महत्वपूर्ण की है कि शुरुआती दौर से जो एक भरोसा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक दूसरे तरह का चैलेंज है, क्योंकि वो विश्वास एक जिम्मेदारी भी लेकर आता है, और जिम्मेदारी को सत्ता पक्ष को और तमाम कांग्रेस को निभाना होगा। और कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा लगातार आगे चल रही है, उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी स्टार जैन ने। चलो, तो लगातार खैरागढ़ के रन से आपको अपडेट्स हम दे रहे हैं, और इस वक्त सुनिए स्टार जैन की बातचीत। के लिए वोटों की गिनती जारी है, और इस वक्त जो रुझान मिल रहे हैं कि पहले 2 राउंड में कांग्रेस की प्रत्याशी जो हैं यशोदा वर्मा जो हैं लगभग 2500 वोटों से आगे चल रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, क्या उम्मीद है आपको? है हम जीतेंगे, क्या अच्छे वोट से जीतेंगे। क्या लग रहा है? 2 राउंड की गिनती हो चुकी है अभी तक और आगे चल रहे हैं, आप क्या लग रहा है आपको? हम भारी बहुमत से जीतेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी का कहना है कि जीत उनकी भी होगी, शुरुआती है अभी, तो आगे चल के जीत राउंड आएगा तो जीतेंगे। वो कह रहे हो, हमें पता नहीं, लेकिन हम लोग तो भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, जीत के बाद आपके सबसे बड़े फैक्टर क्या होंगे? क्या लगता है किस प्रकार से जो घोषणाएं की गई थी उनमें प्रमुख चीजें तो जिला बनाने की है ही, वो बात तो है, इसके अलावा और क्या प्रमुख फैक्टर रहेगा इसका, और आगे क्या असर पड़ेगा लगता है आपको? सबसे पहला फैक्टर तो जिला बनाने का है, और साल्हेवारा को उप तहसील का दर्जा देने वाला है, और महाविद्यालय खोले का दिया है, और सबसे बड़े मेन मुद्दा तो माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी जो किसानों के लिए समर्थन मूल्य में धान खरीदी किए हैं, कर्जा माफ किए हैं, उनसे किसान खुश है और हर मतदाता हमारे साथ है। अच्छा, लेकिन राजनांदगांव में हम मौजूद हैं, यहाँ की जनता से जब बात की है तो वो इसमें नाराजगी दिख रही है कि खैरागढ़ को हमसे अलग कर दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है।
चलिए देखिए, प्रत्याशी हैं और जीत के विश्वास के साथ यहाँ पहुंची हुई है। अटल श्रीवास जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लग रहा है सर, जिस प्रकार से शुरुआती रुझान आ रहा है? देखिए, ये रुझान कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की नीतियों का झुकाव है। जिस तरीके से उन्होंने खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा की कि 16 तारीख को रिजल्ट और 17 तारीख को, तो जनता पे ये विश्वास बढ़ा कि भूपेश जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने किसानों के लिए जो कहा, अपने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के 2 घंटे के बाद उन्होंने कर्जा माफ़ किया। छत्तीसगढ़ में किसानों को 25 रुपये धान की कीमत पूरे देश में कहीं नहीं मिलती, पर यहाँ मिलती है। उन्होंने आदिवासियों के लिए जो 7 वन उपज था उसकी जगह 65 वन उपज की खरीदी समर्थन मूल्य में की। तो ये जितने भी काम गांव किसान के लिए हो रहा है, उसका विश्वास मुझे ऐसा लगता है कि खैरागढ़ की जनता ने ये अपना मन बना लिया था कि हम भूपेश बघेल जी की वादों के साथ जाएंगे। शुरुआती 2 राउंड के जो नतीजे आए हैं वो लगभग 2500 वोटों से आगे चल रही हैं। अब क्या लग रहा है आगे कितना आगे तक लीड जाएगी? देखिए, लीड 20,000 प्लस जाएगी। तो खैरागढ़ के रन से लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा आगे हैं, लगातार अपडेट इस पे आ रहा है। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, तीसरे राउंड में भी यशोदा वर्मा आगे हैं। 3704 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा इस वक्त भी आगे। तो वोटिंग के बाद अब काउंटिंग भी सबसे पहले सटीक नतीजे आप तक पहुंचा रहे हैं। हर पल की अपडेट खैरागढ़ के रन से आप IBC 24 पर देख पा रहे हैं। 2 राउंड के काउंटिंग में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा आगे थी, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि तीसरे राउंड में भी उन्होंने अपनी बढ़त का यह सिलसिला जारी रखा है। तो तीसरे राउंड में भी यशोदा वर्मा आगे चल रही हैं, 3700 वोटों से भी ज्यादा वो आगे हैं। तो सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे IBC 24 पर आप लगातार सुबह से ही देख रहे हैं। सवेरे 8 बजे से काउंटिंग जारी है और जब से काउंटिंग शुरू हुई है तब से हर पल की अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि तीसरे राउंड में भी यशोदा वर्मा आगे हैं। इसी तरह से आपको हर अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ पुनीत भी मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ बने रहेंगे और वो भी लगातार चर्चा हमारे गेस्ट के साथ करते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा तीसरे राउंड में भी आगे हैं। जी हाँ, 3 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और तीसरे राउंड में भी बढ़त जो है वो कांग्रेस ने अपनी बनाकर रखी है। 3704 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा इस वक्त भी आगे चल रही है। तो एक बड़ी बढ़त है ये। 3 राउंड के अब तक काउंटिंग हो चुकी है और तीनों ही राउंड की काउंटिंग में कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई है। कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा लगातार आगे चल रही है। तो खैरागढ़ के रन से हर खबर, काउंटिंग पर हर अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दूसरे स्टूडियो में हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट और पुनीत मौजूद है। ओवर टू यू पुनीत। धन्यवाद, आपने जितने भी अपडेट दिए। और जो तीसरा राउंड था, तीसरे राउंड के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यशोदा वर्मा, उनकी लीड बढ़ गई है और हम देख रहे हैं कि हर एक राउंड के साथ में लीड फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ में मार्कंडेय साहब हैं, नवीन साहब मौजूद हैं। नवीन जी, जिस विषय के ऊपर हम बातचीत कर रहे थे कि एक स्लोगन है, भूपेश है तो भरोसा है, जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेफिनेटली हो सकती हैं जिनको हम बता सकते हैं कि ये उस स्वरूप में सामने नहीं आई जैसा आना चाहिए थी, लेकिन हर एक की प्रक्रिया कम से कम उन्होंने जैसा कहा था उस मुताबिक शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने फाइट भले ही तगड़ी दी हो, लेकिन अब यहां से क्या बीजेपी को दिशा मिलेगी? पूरे नतीजों के बाद हम इस पर खुलकर बात करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि जो पिछले 3 उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी ने जो परफॉर्म किया था वैसा या उससे आगे बढ़कर खैरागढ़ में आप कर पाए? और अब और मेहनत की आवश्यकता है। प्रदेश की बीजेपी इकाई के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं पर भी कई प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे। देखिए पुनीत जी, चुनाव तो हार और जीत, जैसे शशांक जी ने कहे कि भाई चुनाव कोई एक जीतेगा तो एक हारेगा, ये हार जीत का विषय अलग है। दूसरा चीज ऐसा है कि सरकार रहते जो मैंडेट जो जाता है कि कभी कभी ऐसा भी रहता है कि भाई जैसे बोले अपने समीक्षा में कि भाई एक डेढ़ वर्ष के लिए रहता है, 1 वर्ष के लिए रहता है, तो ये एक लोगों का एक स्वाभाविक ये रहता है। और दूसरा और एक चीज है कि जो घोषणाएं रहता है तो उनको आशा हो जाता है, ये एक सोच रहता है कि भाई हमारी आशाएं पूरी होगी, तो ये कुछ जो नतीजे हैं वो इस पर भी जाता है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि भाई जो विपक्ष ने जिस भूमिका को रखे और जिस तरह से लड़ाई लड़े, जिस तरह से सरकार की गलतियों को जनता तक हमने पहुंचाए, उस गलतियों को जनता ने एक्सेप्ट किया है, नहीं किया है ऐसा नहीं है।
और इसी कारण से कांग्रेस भी एकदम विश्वास ये नहीं कर पाएगा, आज भी नहीं कर पाएगा कि हम जीतेंगे, क्योंकि वहां की जो जनता है, वहां की जो मैंडेट है वो भाजपा के साथ भी है। और अभी 1-2 राउंड हुआ है, ये तीसरा राउंड है, इसमें हमको, मैंने पहले भी कहा था, मेरा सवाल केवल राउंड से नहीं जुड़ा है नवीन साहब, मेरा सवाल जुड़ा है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश यूनिट के ऊपर, जिस पर प्रदेश प्रभारी ने भी बार बार कहा कि साहब अब आप चार्ज हो जाओ, एक विपक्ष की तरह आप नजर भी आओ, विपक्ष हैं, विपक्ष की तरह नजर भी आओ। जैसे एक अजय जी से आपने सवाल किसानों को लेकर पूछा, तो क्या किसी किसान बड़े आंदोलन का हिस्सा बीजेपी उस तरह बन पाई जैसे बनना चाहिए? अगर इतनी दिक्कत है तो ये सवाल था। तो आपके लिए भी एक संघर्ष की दिशा आपको तय करनी पड़ेगी। नहीं, वो तो हम करेंगे और हम कर भी रहे हैं, हम आंदोलन भी कर रहे हैं, हर चीज में आंदोलन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ऐसा विषय नहीं है, हमारा तो आंदोलन लगातार रेगुलर चल रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो सामने जो लड़ाई की बातें हैं, तो हम लगातार जो जनता की विश्वास जीतने में लगे हुए हैं, हम जनता तक वो बातें पहुंचा रहे हैं जो जनता के साथ ये जो भूपेश सरकार ने जो वादे किए थे, जो काम करने थे अब तक के, उसने नहीं किया। और उनके ठीक है, मैं आपकी बात का उत्तर भी लूंगा, तो हम उनका लेके जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास, मैं आपकी बात का उत्तर लूंगा कि क्या ऐसा विपक्ष वास्तव में कर रहा है और आगे किस तरह करेगा। लेकिन इस समय IBC 24 के दर्शक 2 सबसे बड़ी खबरों का पूरा अपडेट IBC 24 पर देख रहे हैं। खैरागढ़ के रण में अब तक 3 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और इसमें कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा 3704 मतों से आगे चल रही हैं, लीड कर रही हैं। इस खबर का प्रतिपल का अपडेट आपको IBC 24 दे रहा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में हनुमान जयंती पर कई सारे आयोजन की श्रृंखला जारी है और हनुमान भक्ति में डूबे पूर्व CM कमलनाथ। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कार्यक्रमों का ऐलान किया, कांग्रेस ने तमाम कार्यक्रमों का ऐलान किया, लेकिन हनुमान भक्ति में डूबे हुए इस समय पूर्व CM कमलनाथ की, PCC चीफ है मध्य प्रदेश में, उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज बड़ा आयोजन मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने भी किया है और उसी से जुड़ा एक बड़ा आयोजन छिंदवाड़ा में आयोजित किया जा रहा है। सेमरी में जो एक हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा है, वहां भी वे कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो हनुमान भक्ति में डूबे कमलनाथ, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रशासन के लिए जरूर पूरे प्रदेश में एक बड़ा चैलेंज है, जिस तरह से हनुमान जयंती पर प्रोसेशन यानी जुलूस निकालने के कार्यक्रम रखे गए थे खरगोन हिंसा के बाद, और भोपाल में इसका एक अपडेट भी IBC 24 ने आपको सबसे पहले दिया कि वहां साहब एक जो जुलूस था उसकी परमिशन कैंसिल की, क्योंकि पुराने भोपाल के कुछ इलाकों में अशांति को लेकर कुछ इनपुट मिला था इंटेलिजेंस का। तो ये खबर और इससे जुड़ा अपडेट भी हम आपको देते जा रहे हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजन कार्यक्रम की श्रृंखला और दूसरी तरफ प्रशासन का वहां पे एक चैलेंज है, चिंता है, उसको लेकर वे कदम उठा रहे हैं। और इस समय जो आप एक हिस्से में तस्वीरें देख रहे हैं, ये PCC चीफ कमलनाथ की तस्वीरें। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को बहुत अच्छी तरह से हनुमान जयंती मनाने का जो एक सर्कुलर भी जारी किया था। स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस समय हनुमान जी की भक्ति में रमे हुए हैं, वे हनुमान भक्त रहे हैं। पहले भी उन्होंने कई अवसरों के ऊपर ये बात कही भी है और दिखी भी है, और इस समय भी वे छिंदवाड़ा में हनुमान जी का अभिषेक और पूजन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे छिंदवाड़ा से। तो छिंदवाड़ा में पूर्व CM कमलनाथ हनुमान जी की भक्ति में डूबे हुए हैं और दूसरी तरफ खैरागढ़ के रण में कांग्रेस पार्टी इस समय लगातार अलग राउंड्स में, जितने भी राउंड्स हम देख पा रहे हैं अभी तक, पहले, दूसरे, तीसरे, इसमें आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो ये दोनों तस्वीरें आप देखें, ये सबसे बड़ी और प्रमुख खबरें हैं आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। हनुमान जयंती पर होने वाले तमाम कार्यक्रम मध्य प्रदेश में खरगोन हिंसा के बाद प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। एक तरफ उनकी तैयारी में प्रशासन मुस्तैद है, दूसरी तरफ इस समय छिंदवाड़ा में PCC चीफ कमलनाथ जो है हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। पहले से जो तय कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इधर कांग्रेस पार्टी तीसरे राउंड में भी लीड कर रही है। खैरागढ़, आज देश में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण सीट छत्तीसगढ़ की खैरागढ़। यहाँ नतीजे आने की शुरुआत हो चुकी है।
बड़ी तेजी से हम आपको सटीक तरीके से दिखा रहे हैं, बता रहे हैं विश्लेषण के साथ में कि दरअसल इन नतीजों के क्या मायने। तो खैरागढ़ का रण कौन जीतेगा ये कुछ देर बाद या कुछ घंटों के बाद पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा, ये पूरी तरह स्पष्ट इसमें हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अभी इस समय जो बड़े बड़े दावे दोनों पक्षों की तरफ से किए जा रहे हैं, दावों को लेकर जो तर्क दिए जा रहे हैं, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। खैरागढ़ में जो नतीजे आएंगे वो अपने आप में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इस समय जो हालात चल रहे हैं प्रदेश में, उन सब हालातों के मद्देनजर हर पार्टी के लिए एक मैसेज, हर पार्टी के लिए एक जनता की तरफ से संदेश भी जरूर तय करेगा। इस पर भी हम शाम तक विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन इस समय काउंटिंग में हर एक चरण के बाद क्या परिस्थितियां आगे बढ़ते हुए बदलने भी वाली हैं, जो बार बार बीजेपी का दावा था परिवर्तन को लेकर, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और तस्वीरों के साथ साथ बातचीत भी करते जा रहे हैं। अजय जी, जैसा मैंने कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है कांग्रेस पार्टी की कि भूपेश है तो भरोसा है, तो ये भरोसा एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस के ऊपर आया है। जब आप बड़े ऐलान करते हैं, बड़ी घोषणाएं करते हैं, तो उनको वक्त पर पूरा करना एक बहुत बड़े जिम्मेदारी के तौर पर आता है। और 23 के पहले तमाम चीजों को पूरा कर लेना, तभी आप अगली बार जनता के बीच जा पाएंगे। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने के बाद में जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर किसान लगातार आत्महत्या कर, शपथ लेने के 1 घंटे के अंदर में उन्होंने जिस तरीके से इस प्रदेश के कर्जदार किसानों का कर्जा माफ करने का निर्णय लिया, उस दिन से ही ये स्लोगन चलने लगा कि भूपेश है तो भरोसा है। उसके बाद से किसानों के आत्महत्या में कमी आई, किसान कहीं ना कहीं समृद्ध होने लगे। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से सुदृढ़ करने की सोची, और उसका लाभ ये हुआ कि जो हमारी गाँव की जो महिलाएं थी, बहनें थी, उनको रोजगार कहीं ना कहीं मिला। ग्रुप एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से कहीं ना कहीं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया और आज वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू कर रही हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के साथ उनका एमओयू हो रहा है। और हमारी सरकार ने जिस तरीके से सी मार्ट की परिकल्पना की कि छत्तीसगढ़ एक उत्पादक राज्य है, जो गांव में जो चीजें बनती हैं उसको शहर के लोग उसका उपयोग करें, इससे भी कहीं ना कहीं जो हमारी लोकल अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ होगी। और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने के बाद में हमने लगातार जिस तरीके से बिजली बिल हाफ करने की बात की, तो बिजली बिल हाफ का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ में 48 लाख परिवारों को हुआ। यही वो प्रदेश है जहां पर 15 वर्षों में बिजली के दाम कहां से कहां पहुंच गए थे। आत्मानंद स्कूल की परिकल्पना, गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के विषय में सोच नहीं सकता था, लेकिन आज हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं। एक आत्मानंद स्कूल के लिए आवेदन जब हमारे पास आते हैं, शासकीय स्कूल में आप हमारे बच्चे का दाखिला करवा दीजिए, तो हमको समझ में आता है कि हमारी सरकार ने क्या काम किया है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान के का सच्चा हित ऐसी कोई है तो प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। और इस प्रदेश के लोग कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है। चलिए, तो इसी स्लोगन के ऊपर आगे 2023 के चुनाव में भी हमें आशीर्वाद मिलेगा। पुरी जी, आप देखिएगा, 3.25 साल के कार्यकाल में 4 बार जनता ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के काम को, उनके चेहरे को, उनके नाम को जनादेश के माध्यम से मुहर लगाई है, सर्टिफिकेट दिया है। तभी हम कह रहे हैं जी, हमें भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तभी हम कह रहे हैं कि आपको इस जिम्मेदारी को आगे, चूंकि 23 में भी अगर मैंडेट लेना है और 23 में भी इतनी बड़ी विक्ट्री लेना है, तो फिर आपको इस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छी तरह से आगे निभाना पड़ेगा। बहरहाल फिलहाल अभी जो तमाम तेजी से आते हुए नतीजे, उनकी तरफ हम फिर जाएंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे। हमारे साथ में पैनल में और नए लोग भी जुड़ते जाएंगे। फिलहाल हम आपका भी, अजय जी और मार्कंडेय साहब का, नवीन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन पार्टियों से प्रतिनिधि जुड़े रहेंगे।